हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले पीएम मोदी के आतंकवाद मुक्त भारत की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई आईएसआईएस पर बड़ा एयर स्ट्राइक करके मौत की नींद सुला दिया है। दोस्तों, कई आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बड़ा दावा किया है, कहा था हम तुमको ढूंढ कर चुन चुन कर मारेंगे। ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ढूंढ कर मारा है। बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले आईएसआई का बड़ा खात्मा, वही बताएंगे आसमान में भारत की ढाल बनेगा रूसी सिस्टम, चीन पाकिस्तान का इंतजाम कर लिया है भारत ने। तो वहीं दोस्तों, मोदी सरकार के इस चाल से चिढ़ेगा चाइना। बजट में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर सबसे बड़ा दाव, पड़ोसी देशों के लिए खोल दिया खजाना। बताएंगे चीन की कैसे सीने पर लौट जाएगी सांप। दोस्तों, वही बताएंगे 18 पाकिस्तानी जवानों की हत्या की सबसे बड़ी खबर, रातों की नींद उड़ा दी शहबाज शरीफ की हत्या ने। बताएंगे अब कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान। तो वहीं परसों आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, आज बीजेपी में शामिल हो गए दिल्ली के 8 विधायक। तो वहीं ई श्रम कार्ड को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, 3,000 रुपए कैसे आप पेंशन घर बैठे पा सकेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि आज भारत की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ती जा रही है कि अमेरिका भी आने वाले समय में फेल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आईएसआईएस पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, सोमालिया में कई आतंकवादी ढेर, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दावा। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी राष्ट्र में पहला हमला है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी अफ्रीका कमांड के हमले का निर्देश राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही पेंटागन ने यह भी कहा है कि हमलों में किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन में आईएसआईएस के एक सीनियर प्लानर और रिक्रूट्स को निशाना बनाया गया है। हमलों में उन गुफाओं को नष्ट कर दिया गया है जिनमें वे रहते थे और नागरिकों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना कई आतंकवादियों को मार डाला गया। ट्रंप ने कहा कि आईएसआईएस और अमेरिकियों पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के लिए संदेश ये है कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार डालेंगे। ट्रंप ने आईएस के शीर्ष नेता की पहचान नहीं की या ये नहीं बताया कि हमले में वो व्यक्ति मारा गया या नहीं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस नए सरकार बनने के बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो सकती है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा एक्शन लेकर के दिखा दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी खड़े हैं। जैसा कि भारत आतंकवाद मुक्त देश की कामना करता है और पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का आतंकियों का खात्मा करना वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ी आह्वान के रूप में देखा जा रहा है। और पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवादियों को पालते हैं, इनकी कमर तोड़ने का काम करेगा अपना भारत और अमेरिका साथ मिलकर। जी हां दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस बेहतरीन कदम के लिए उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आसमान में भारत की ढाल बनेगा रूसी सिस्टम, चीन पाकिस्तान का कर लिया इंतजाम। बता दें एक्सपर्ट ने क्यों बताया इसको बहुत जरूरी हवाई कवच। दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को एक मजबूत हवाई सुरक्षा कवच बनाने में मदद की जा सकती है। रशिया की मदद से एक ऐसा सिस्टम भारत बना सकता है जिससे उसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों को रोकने में कामयाबी मिलेगी। नेशनल डिफेंस पत्रिका के सैन्य विशेषज्ञ इगोर कोरोटचेंको ने स्पुतनिक इंडिया से बातचीत में यह बात कही। उनका कहना है कि ऐसा सुरक्षा कवच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यह भारत को एक प्रमुख सैन्य ताकत बना देगा। हालांकि ये कब होगा इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। कोरोटचेंको के मुताबिक एक मजबूत एरोस्पेस रक्षा प्रणाली किसी भी वैश्विक शक्ति और शीर्ष सैन्य देश की पहचान होती है। भारत के सामने दो प्रमुख भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान है। इन दोनों देशों के पास ताकतवर वायुसेना और बैलिस्टिक मिसाइलें कार्यक्रम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ के चलते भी कई देश मिसाइल प्रणालियां हासिल कर रहे हैं, जिससे भारत के पास एरोस्पेस सुरक्षा का होना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, मोदी सरकार के इस चाल से चिढ़ेगा चाइना। बजट में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहले नीति पर बड़ा दाब, पड़ोसी देशों के लिए खोल दिया मोदी गवर्नमेंट ने खजाना। जी हां, मोदी सरकार ने बजट 2025-26 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए पड़ोसी देशों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस नीति के तहत भूटान को सबसे अधिक बोले तो 2150 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जबकि नेपाल को 700 करोड़ रुपए और मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत की इस दरियादिली से जहां पड़ोसी देशों के साथ संबंध और मजबूत होंगे, वहीं लंबे समय से दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगे चीन के लिए यह किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं है। विदेश मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान 22,154 करोड़
करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 25,277 करोड़ रुपए के मुकाबले कुल 20,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जी हाँ, ये वाकई में खबर चीन को चौंका कर रख देगा और एक बार फिर भारत ने ये फैसला लेकर के दिखा दिया है कि उसके लिए पड़ोसी देश पहले वाली नीति वाकई में कारगर साबित हो रही है। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, भारत परमाणु ऊर्जा कानून में भी करेगा बहुत बड़ा बदलाव। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले सबसे बड़ा ऐलान क्या है, इसका लक्ष्य बता दें। भारत ने अपने परमाणु दायित्व कानून, बोले तो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ में संशोधन करने और एक नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित अमेरिकी यात्रा से पहले उठाया गया है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के 3 परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसके बाद भारत अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है, लेकिन भारत का सख्त नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून 2010 अब तक इस समझौते के अमल में एक बाधा बना हुआ था। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर 2033 तक चालू कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फैसले को एक ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे नागरिक परमाणु ऊर्जा का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान के 18 जवानों की हत्या से बौखलाए आर्मी चीफ असीम मुनीर दे दी बहुत बड़ी धमकी, कह दिया ढूंढ कर मारेंगे तुमको। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़ जिसमें 18 सैनिक की हुई मौत, लेकिन 23 आतंकवादियों की मौत की भी जानकारी दी जा रही है। बता दें, पाकिस्तान की सेना और अलगाववादी विद्रोहियों की बलूचिस्तान में भीषण मुठभेड़ हुई है। इस टकराव में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की जानें गई हैं, वहीं 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। ये घटना शनिवार को क्वेटा के पास कालात में हुई। विद्रोहियों ने एक हाईवे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने इन बैरिकेड्स को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया तो उन पर हमला किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बोले तो BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को ढूंढकर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि इस जघन्य वारदात के अपराधियों और मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जी हाँ, तो उधर BLA के प्रवक्ता आजाद बलूच ने बयान में कहा कि हमारे ही लड़ाकों ने कालात हमलों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। आजाद बलूच ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने एक सैन्य चौकी पर भी हमला किया है। पाकिस्तान की आर्मी की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से चलाए गए अलग अलग 2 ऑपरेशन में 23 आतंकवादी मारे गए। दोस्तों, इसी खबर से आप पाकिस्तान की क्या स्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। जब उससे अपना देश ही नहीं संभल पा रहा है तो वो भारत जैसे देश से कैसे लड़ेगा, जो वो भारत को हमेशा गीदड़ भभकी देता रहता और अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। पहले अपना देश ही संभाल ले पाकिस्तान, वही बहुत बड़ी बात है। लगातार भारत उसको सुझाव देता आया है कि आतंकवाद मुक्त बनो, तभी तुम्हारा भी कल्याण होगा और पड़ोसी के साथ भी रिश्ते बेहतरीन रहेंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। उसके बाद अब ये आतंकवादी खुद इस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवाद मुक्त होने के बाद ही पाकिस्तान का कल्याण भी हो पाएगा तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबाना मत भूलिएगा, अभी दबा दीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अफगान तालिबान को पाल कर क्या फंस गया पाकिस्तान, जिसे दोस्त कहकर मनाई थी काबुल फतेह की खुशी, अब बन गया उसका ही जान का दुश्मन। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में बीते कुछ समय से तनातनी देखी जा रही है। इसकी वजह TTP, बोले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर किए गए हमले हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बीते 2 साल में आतंकी हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान का कहना है कि TTP के लोग अफगानिस्तान की जमीन पर पनाह पा रहे हैं और काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान उन पर सख्ती नहीं कर रहा है। ये तनाव हाल ही में अब चरम पर तब पहुंच गया जब पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में TTP के कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस पर अफगान तालिबान भड़क गया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। यहाँ तक कि दोस्तों, कोई एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका के विरोध में कार्य किया था पाकिस्तान ने, तालिबानियों को सपोर्ट देकर के ऐसे में अमेरिका ने एडवांस्ड हथियारों को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया, जबकि अमेरिका एक चम्मच तक नहीं छोड़ता। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो एक चम्मच तक नहीं छोड़ेगा। हथियार तो दूर की बात, ऐसे में उसको भी पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो हो रहा है उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। वहीं बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को सुलाया मौत की नींद, भारी मात्रा में हथियार हुआ बरामद। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में एक इंसास राइफल और एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 8:30 पर गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में उस समय शुरू हुई जब राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा कमांडो के साथ नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। उन्होंने बताया कि इलाके में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी
यानी माओवादियों के पश्चिम बस्तर संभाग के कैडरों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को अभियान शुरू किया गया था। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर आखिर लगा ही दिया 25% का टैरिफ। अब बढ़ सकती है वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और महंगाई। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को आखिर कनाडा, मैक्सिको और चीन पर नए व्यापारिक शुल्क टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये तीनों देश अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इन देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि ये 25% शुल्क अमेरिका की ताकत को दिखाएगा और उसे दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में सबसे मजबूत बनाएगा। जी हां, ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आप देख सकते हैं कि टैरिफ की क्या ताकत होती है। कोई भी हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा पिग्गी बैंक बोले तो मुहावरा है। राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद है कि उनके इस फैसले से महंगाई नहीं बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ेगा और लोग नाराज नहीं होंगे। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि अमेरिका में टैरिफ को लेकर लोगों की मिलीजुली राय है। अब देखना ये होगा कि जस्टिन ट्रूडो का क्या बयान होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि दम है तो लगाकर दिखाएं 25% टैरिफ। ट्रंप को दिखाई थी ट्रूडो ने कहा था हम भी करारा जवाब देंगे। अब देखना यह होगा कि ट्रूडो का क्या एक्शन रहने वाला होता है। अगली खबर बता दें, जुंटा के हाथ से निकलते शहर और विद्रोही गुटों की बढ़त। क्या म्यांमार में भी होने जा रही है सीरिया जैसा खेल? दोस्तों, म्यांमार बीते 4 साल से गृह युद्ध से जूझ रहा है। म्यांमार में जुंटा कहने वाले सैन्य शासक और विद्रोही आमने सामने है। जुंटा को बीते कुछ समय से सशस्त्र विद्रोही गुटों के सामने लगातार हार का सामना करना पड़ा है। म्यांमार में सेना के घटते नियंत्रण और अराकान आर्मी जैसे विद्रोही गुटों के मजबूत होने से युद्ध के मैदान की स्थिति बदल रही है। कई क्षेत्रीय एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से म्यांमार में विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं उससे यहाँ सीरिया जैसा परिदृश्य यानी तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। जी हाँ, उधर आपको बता दें, रशिया ने यूक्रेनी शहर पर एक साथ गिराए बम, ड्रोन और मिसाइलें बिछा दी कई लाशें। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की सेना यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है। हाल ही में रशिया को यूक्रेन के कई शहरों में सफलताएं भी मिली है, कई शहरों पर कब्जा कर चुकी है। 1 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर बम और ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर यह भीषण हमला किया। इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन के शहरों और नगरों पर रशिया ने रात भर ड्रोन एवं मिसाइलों से हमला किया। तो उधर आपको बता दें, पाकिस्तान को उबारेगा भारत का दोस्त रशिया। मॉस्को से इस्लामाबाद पहुंची बड़ी टीम। 345 अरब के कर्ज में डूबी स्टील मिल्स की बदल सकती है किस्मत। दरअसल पाकिस्तान स्टील मिल्स यानी PSM जल्द ही रशिया की मदद फिर से शुरू हो सकती है। इसमें रशिया मदद करके इनको फिर से चालू करने पर विचार कर रहा है। रूसी विशेषज्ञों की एक टीम ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया और PSM की पुनरुद्धार योजना पर चर्चा की। 31 जनवरी को टीम ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। पाकिस्तान के उद्योग और उत्पादन मंत्रालय ने संसदीय समिति से कहा है कि इस संबंध में अंतिम फैसला 30 जून तक आने की उम्मीद है। इन मीलों का चलना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकता है। जी हाँ, द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की एक तकनीकी टीम ने PSM की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। PSM पर 345 अरब के भारी कर्ज के बावजूद रूसी टीम ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इससे पाकिस्तानियों को मील के फिर से चालू होने की उम्मीद बंधी हुई है। वहीं बता दें, चीन के BRI पर ऐसा क्यों बोले नेपाल के प्रधानमंत्री ओली? कह दिया अंधाधुंध कर्ज देश को जाल में फंसा देता है। दरअसल भारत का पड़ोसी देश नेपाल पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंतित है। इस चिंता को लेकर देश में विदेशी सहायता रणनीति पर काफी बहस हो रही है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि कोई भी सरकार को, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी करे, अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना चाहिए जिससे देश कर्ज के जाल में फंस जाए। शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा के शीतकालीन सत्र की पहली बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बिना किसी कर्ज के साफ सुथरा रहने के नाम पर नेपाल अविकसित नहीं रह सकता और साहसिक कदम उठाने के नाम पर अंधाधुंध कर्ज लेकर देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसा सकता, भावी पीढ़ियों पर बोझ नहीं डाल सकता। नेपाल अखबार द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि किसी भी देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, नेपाल का विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ओली का ये बयान आना वाकई में दर्शाता है कि नेपाल कहीं ना कहीं कर्ज के जाल में लद चुका है जो उसकी कमर को सीधा होने नहीं दे रहा। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर पेंटागन का सबसे बड़ा फैसला, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का किया है ऐलान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासन रोकने के लिए सेना की तैनाती का आदेश दे दिया है। इसे जमीन पर उतारने के लिए पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के 1000 से ज्यादा सैनिकों को US मैक्सिको सीमा पर ग्वांतानामो बे में तैनात करने का फैसला लिया है। ये तैनाती सीमा सुरक्षा बढ़ाने और प्रवासियों को हिरासत में लेने में मदद के लिए होगी। फोर्ट ड्रम न्यूयॉर्क से 500 सैनिक सीमा पर भेजे जाएंगे और 500 मरीन ग्वांतानामो बे में तैनात होंगे। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में अधिक सैनिकों की तैनाती की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने और प्रवासियों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। वहीं बता दें, अब FBI पर गिरेगी गाज, कैपिटल हिल हिंसा की जांच करने वाले अधिकारियों को हटा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच करने वाले न्याय विभाग के कई वकीलों को हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। न्याय विभाग के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप
की गाज FBI पर गिरने की आशंका है। दरअसल 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच करने वाले FBI एजेंट्स को नौकरी से निकाला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि वे सत्ता में आने के बाद न्याय विभाग और FBI के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों विभाग ने बाइडेन प्रशासन के दौरान उनके खिलाफ काम किया था। वहीं बता दें, भारत की एरोस्पेस वर्ल्ड में नई उड़ान एरो इंडिया के जरिए दुनिया में मचाएगा धमाल। दरअसल भारत का विमानन क्षेत्र अब सिर्फ संभावनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। एरो इंडिया 2023 ने इसे पूरी दुनिया के सामने एक वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत किया। एरो इंडिया, जो बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हर 2 साल में आयोजित होता है, अब एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी के रूप में उभरा है, जहां भारत ने अपनी वृद्धि और महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन किया। एरो इंडिया ने इस क्षेत्र की संभावनाओं और प्रगति को पूरी दुनिया के सामने रखा है। एरो इंडिया न केवल भारत के विमानन और रक्षा उद्योग का एक शानदार प्रदर्शन है, बल्कि यह भारत के वैश्विक विमानन और रक्षा प्रमुख बनने की ओर अग्रसर होने का एक प्रतीक भी है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, हिंसा के बीच SADC ने की कांगो से अपील, कहा युद्ध नहीं बातचीत का अपना रास्ता। जी हाँ, कांगो हिंसा की दुनिया भर में चर्चा है। चर्चा ये भी है कि रवांडा कांगो पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय बोले तो SADC ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी DRC में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए सभी पक्षों के बीच बातचीत की अपील की। संगठन ने चिंता व्यक्त की है कि हाल के हमलों से DRC में सुरक्षा और मानवीय स्थिति और खराब हो रही है। जी हाँ, वहीं सूडान में अर्धसैनिक समूह ने खुले बाजार पर बोला हमला, 54 लोगों की मौत की बड़ी खबर, 158 घायल। जी हाँ, सूडान की सेना के खिलाफ लड़ रहे अर्धसैनिक समूह द्वारा सूडान के शहर ओमदुर रमन में खुले बाजार पर किए गए हमले में 54 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सबरीन मार्केट पर रैपिड सपोर्ट फोर्स द्वारा किए गए हमले में कम से कम 158 अन्य लोग घायल हुए हैं। वही बता दें, US प्लेन क्रैश को लेकर बड़ा खुलासा, 2 भारतीय मूल के नागरिक भी इसमें गए हैं मारे। जी हाँ, लैंडिंग वक्त हेलीकॉप्टर से टकराया था विमान। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में 30 जनवरी की रात कंसास से आ रहे एक यात्री विमान की सैन्य हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी 64 यात्रियों और सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। जान गंवाने वालों में 2 भारतीय मूल के यात्री भी शामिल हैं। एविएशन सेक्टर की कंपनी GE एरोस्पेस में बतौर इंजीनियर काम करने वाले विकेश पटेल और वॉशिंगटन DC स्थित कंसल्टेंट असरा हुसैन रजा अमेरिकी एयरलाइंस की दुर्घटना ग्रस्त विमान में सवार थे। वहीं बता दें, अपना ही पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तालिबान, ट्रंप राज में आए उसके बुरे दिन। जी हाँ, अमेरिका ने तालिबान सरकार को सहायता देने पर रोक लगा दी है, जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अफगान की मुद्रा में लगातार गिरावट जारी है। इस बीच अफगानिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर निगरानी रखने वाली संस्था का कहना है कि तालिबान का देश के अरबों डॉलर के कोष पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे वैध सरकार के तौर पर मान्यता मिली ही नहीं है और वो प्रतिबंधों के अधीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ये धनराशि चाहता है, लेकिन उसके पास इन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे अफगानिस्तान की सरकार के रूप में अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तालिबान अमेरिका की विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में शामिल है और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है। वही बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक परसों ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा छोड़ी थी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इन सभी 8 विधायकों ने कल भी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है, जो ये दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लहर अब हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और लगातार आ रहे सर्वे रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल और लोगों के बातों को देखते हुए ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बार हर तरीके से लहर बीजेपी की ओर है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है दिल्ली चुनाव को लेकर? आपके हिसाब से कौन होगा इस बार विजयी पार्टी, बताना मत भूलिएगा। बहरहाल हमने आपको अपनी राय बता दी है, आप लोग भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां संगम नोज गए CM योगी जी, भगदड़ वाली जगह पहुंचकर ली हादसे की पूरी जानकारी। महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं के बाद और बसंत पंचमी का अमृत स्नान से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस करें। शनिवार को प्रयागराज में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा भव्यता के साथ आयोजित की जानी चाहिए और सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी आज प्रयागराज में महाकुंभ के दौरे पर गए थे। यहाँ मेला प्रशासन के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि चाहे वे पूज्य संत हो, कल्पवासी हो, देश भर से आने वाले श्रद्धालु हो या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो, सभी की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को शोभा यात्रा और श्रद्धालुओं के मूवमेंट्स के लिए रूट्स और शेड्यूल तय करने के निर्देश दिए। वहीं दोस्तों, अयोध्या में 20 लाख लोगों के आने की संभावना है। वसंत पंचमी पर 4 पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें, अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राष्ट्रपति
पार्टी पर टिप्पणी से संबंधित है मामला। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर दायर किया गया है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सह परिवारवादी सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट सत्र के दौरान सदन में अभिभाषण खत्म होने के बाद जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन से बाहर निकल रही थी, तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उन पर अपमानजनक टिप्पणी की। जी हाँ, परिवादी का कहना है कि यह टिप्पणी राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी और इससे देश की भावना आहत हुई है। इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, और कोर्ट ने 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है सुनवाई करने के लिए। साथ ही साथ बता दें, गुजरात में 68 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। पंकज जोशी के मुख्य सचिव बनते ही बड़े बदलाव। दोस्तों, गुजरात में 68 भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब राज्य में एक ही दिन पहले नए मुख्य सचिव के पदभार संभाला है। खबर के मुताबिक इन 68 अधिकारियों में पदोन्नति, स्थानांतरण और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने वाले भी शामिल है। बता दें कि IAS अधिकारी पंकज जोशी ने एक दिन पहले ही गुजरात के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। वहीं बता दें, सोमवार को संसद में पेश होगी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। सामने आया बड़ा अपडेट। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक यानी 2024 के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सोमवार 3 फरवरी को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में रिपोर्ट पेश करने वाली हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई जेपीसी ने बीते गुरुवार यानी 30 जनवरी को इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। उस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य मौजूद थे, लेकिन इसमें कोई विपक्षी सांसद नजर नहीं आया था। जेपीसी ने इसके एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, मिडिल क्लास बदलेगा दिल्ली चुनाव का क्या वाकई में मूड? क्या है इनकम टैक्स राहत? राजधानी के वोटर्स पर कितना पड़ेगा असर? दोस्तों, दिल्ली में होने वाले चुनाव में से एन पहले मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। बजट 2025 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इसके अलावा 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस इनकम टैक्स राहत का असर दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा और क्या ये चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है? 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। अनुमान है कि इन 15 लाख में से 6 लाख लोगों को अब सरकार को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अगर हम ये मान ले कि इन 6 लाख टैक्स पेयर्स के परिवारों में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे, तो इससे दिल्ली में 24 लाख लोग सीधे सीधे इस छूट से लाभान्वित होंगे। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस फैसले का दिल्ली के चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों, तो वहीं जैसा कि आपको पता है, विपक्ष का काम ही होता है पक्ष की सरकार को घेरना, सत्ता में बैठे सरकार को घेरना। ऐसे में इस बजट के बाद खड़गे ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तीखी टिप्पणी कर दिया दोस्तों बजट पर। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आम बजट को मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार दिया और कहा कि इस पर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का मुहावरा सटीक बैठता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 25-26 के लिए पेश किए गए आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय को कर के दायरे से मुक्त रखा गया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कह दिया कि ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है चूहे वाली। तो वहीं आपको बता दें, अब आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं ई श्रम कार्ड। हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। दरअसल सरकार की ओर से मजदूर वर्ग के लिए पेंशन स्कीम योजना पेश की गई है। इसके तहत हर एक मजदूर को 60 साल के बाद 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम योजना के तहत अप्लाई करना होगा। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। पेंशन के साथ श्रमिक कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनवाने का क्या है ऑनलाइन प्रोसेस, हमने ये पूरा स्टेप आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक स्क्रीन पर दिखा दिया। आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और इस हिसाब से आप जाकर के अपना ई श्रम कार्ड, डिजिटल कार्ड जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे तो आपको बता दें, मोबाइल नंबर से आधार कार्ड आपका लिंक होना बहुत जरूरी है और वैधन बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, यानी वैलिड होना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर। इसी बीच दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। साथ इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।